अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद और मैं हूं महर शेर। आज सिंध हाई कोर्ट ने शर्जील मेमन साहब की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली, जबकि पासपोर्ट ना जमा कराने की वजह से डॉक्टर आसिम की रिहाई एक और रोज के लिए मुलतवी हो गई है और आइंदा इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने सियासी जमातों से राब्ता मुहिम तेज कर दी। इसके अलावा एक माह से ज्यादा गुजरने के बाद तमाम तर कौम पैनामा केस के फैसले की मुंतजर है। इन पर और बाकी अहम इशूज पर हम आज के प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। वालेकुम सलाम जी और नाज़रीन सलाम। डॉक्टर साहब, ये हफ्ता तकरीबन खत्म होने वाला है और पैनामा केस का फैसला सामने नहीं आया। देखें जी, पहले तो ये कि जितना ज्यादा ये फैसला ताखीर की तरफ चला गया है, ये गैर मामूली ताखीर है, लेकिन यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जराए थे वो 10 तारीख जो हुकूमत को भी और पीपल्स पार्टी की क़यादत को भी वो इस महीने की यानी मार्च की 10 तारीख को था एक्सपेक्टेड। फिर ये था कि आगे हो गया, फिर आगे हो गया, फिर आगे हो गया जी। और अब ये हफ्ता भी गुजर रहा है, आ जाए अगला हफ्ता कोई लोग कह रहे हैं पीर को आ सकता है। लेकिन असल बात जो है वो ये है कि अदालतों को भी एक अजब जगह पे जाके खड़ा कर दिया है ये हुकूमत ने और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने। और वो तो फैसला अपनी जगह लिख रहे हैं, लेकिन इस दौरान आप ये देखें कि ये जो कल मैंने बात की थी कि यानी अदालतों के ऊपर एक सवालिया निशान, हालांकि अदालतों पे सवालिया निशान नहीं खड़ा हुआ, सवालिया निशान इस तरह खड़ा हुआ है कि इन्होंने इस्तगासा ही नहीं किया जी। यानी कत्ल हो जाए और पुलिस की FIR ही ना काटे, यानी उजैर बलोच की GIT पे साइन ही ना हो, ठीक है ना। इधर भी हुकूमत है, यानी आप समझ लेना कि कटहरे में भी हुकूमत है और जो इल्जाम लगाने वाले हैं वो भी हुकूमत है। तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे जो बैठे हों अशराफिया में, तो किस तरह मामला आगे चलेगा। और यही ये आज की हुकूमत की आज के दौर की बात नहीं है। ये आप 1947 से लेकर आज तक की जो बदमाशियां, जिसको मैं कहता हूँ ये मुल्क पे जो काबिज है जी। तो अब बात यह है कि उधर भी वो 2.5 करोड़ रुपए के वकील, अच्छा फिर वकला में से ही अदलिया आगे, फिर उन्हीं में से आगे, और ये 1947 से चल रहा है मामला। अच्छा फिर उनके सामने इस्तगासा जो पेश होता है वो कहते हैं बड़ा वकील, अच्छा वकील बड़ा वकील करो, बड़ा वकील नहीं है ये वकील करो, वो वकील। अच्छा हमारे इंतहाई काबिल एहतराम वकला हैं, लेकिन ये कि एक पूरा एक निज़ाम ऐसा बन गया है कि उसमें वो वकला भी, उनको भी शायद समझ नहीं आता कि किस तरह से करें, किस तरह से आगे मामला चले। मैं बड़े बड़े अच्छे वकीलों से मिला और कई सालों में, और वो अच्छे वकील जो हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब केस तो बड़ा अच्छा है, लेकिन इसमें इस वकील को कर लें तो ज्यादा केस जीतने के इम्कानात हैं। तो मैं कहता हूँ ये कैसे हो रहा है कि इस वकील को कर लें तो ज्यादा इम्कानात हैं, इस वकील को करें तो ये इस अदालत में लग जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। ये आम बातें होती हैं। केस तो सबूत पे है ना डॉक्टर साहब। नहीं देखिए ना, इस्तगासा भी सही तरह से आप ना बनाए, FIR कच्ची काटे। आप देखिए ना, अब इसमें क्या हुआ है, ये जो डॉक्टर आसिम के केस में क्या हुआ है, डॉक्टर आसिम के केस में नैब कटहरे में खड़ी हो गई एक बार फिर, जो कि पहले ऑलरेडी कटहरे में, यानी मैं तो नैब को आप यकीन करें कमर जमान चौधरी साहब से कई दफा मुलाकात हुई, ये बड़े मुनासिब से आदमी वो लगते हैं, मगर वो ऐसी जगह तारीख में उन्होंने अपने आप को ले जाके खड़ा कर लिया है कि मुझे नहीं पता कि पीर को या मंगल को जब भी फैसला आता है, जिसको मैं इररेलेवेंट क्यों समझ रहा हूँ इस वक्त, कि वो शायद मुल्क की बहरान में मजीद इजाफा उसके बाद होगा, वो मैं बाद में आपको बताता हूँ। लेकिन मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि जब आपने इस्तिगासा, यानी शर्जील मेमन साहब ने जमानत करा ली, ठीक है, वो आए, उन्होंने अदालत से जमानत करा ली, नैब ने चैलेंज ही नहीं किया, यानी नैब ने चैलेंज ही नहीं किया कि जरा आप हमारे हवाले करें ना, तो हम जरा यानी देखें ना, शर्जील मेमन साहब अपनी जगह बात दुरुस्त कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे अदालत ने दे दी, वो अपनी जगह उनको नुक्ता नजर है, लेकिन वो चौधरी निसार को कोस रहे हैं। चौधरी निसार के जो है वो हुकूमत में बैठे हैं, नैब ने ये कहा ही नहीं कि हमें दो थोड़े, यानी देखे ना डॉक्टर आसिम के ऊपर तो जो केस चले बनता है नैब का, नैब कहे कि जी हमारे पास वो इतना अरसा रहे और हमने तहकीकात की और उसके नतीजे में हम साबित नहीं हो सका, तो एक केस चले आगे चल रहा है, वो चल रहा है आसिम हुसैन का वो अलग मामला। लेकिन यहाँ तो नैब ने कहा ही नहीं कि एक केस है, उस केस में जमानत
अगर हो गई है उनकी, तो जमानत में तहकीकात भी तो कोई होंगी ना। 5 अरब का केस है जिसमें कई तैयारी कंपनियां प्ली बार्गेन कर चुकी हैं, वो प्ली बार्गेन करके मान चुकी है जुर्म। अब शर्जील अहमद साहब कह रहे हैं कि मुझे यानी कानून की फतह तो तब होगी ना जब उनसे कोई पूछेगा तो सही ना, यानी चले वो बेगुनाह होंगे लेकिन उनको बिठा के कोई कहेगा तो सही ना कि आप पे इल्जाम लगा। नैब के लोग कहेंगे सर ये आप पे इल्जाम लगा, तो आप जरा बता, तो वो नैब उनके पीछे गई नहीं है, वो उनसे पहले नहीं की, मतलब यानी आप समझे, यानी इस्तिगासा, यानी इधर भी वो है तो इधर भी वो है, तो और वो इतने भोंडे तरीके से इन्होंने किया है, इतने भोंडे तरीके से ये दोनों पार्टियों की क़यादत में मैं हैरान हूं कि इस वक्त इन्होंने कहा कि वो ये खुद ही बयानिया। अब देखिए ना, जो इस वक्त सूरत हाल ये है कि हुकूमत क्या सोच रही है या फौज क्या सोच रही है, ये जानने के लिए हमें क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी साहब को सुनना पड़ता है। यानी नजम सेठी साहब को मैंने कल रात को, बड़े काबिल एहतराम है शख्सियत, मुझसे ज्यादा उनका एहतराम कौन कर सकता है, लेकिन बात यह कि वो रात को बता रहे हैं कि कियानी डॉक्ट्रिन और जो वो है राही शरीफ साहब के, वो क्या, जरा क्लिप प्ले करें। नजम क्रिकेट बोर्ड बता रहा है कि मुल्क का सिक्योरिटी, मैं उनको सुनता हूं जब भी, तो मैं सोचता हूं कि यार एक मिनट जरा, ये स्पॉट फिक्सिंग, ये FIA को रुकवा दिया, FIA पर नहीं मार सकती है वो जो क्रिकेट बोर्ड के थे ना, पहले कहा PCB करेगा, फिर वो करेगा, उसमें फिर बड़े नाम आ रहे हैं। बड़े नाम कौन से बड़े नाम आ सकते हैं? सेठी साहब से भी कोई बड़े नाम है जो आ रहे हैं इसमें, तो FIA भी रुक गई। मतलब चौधरी निसार साहब बिल्कुल, मुझे नहीं पता कि अब आने वाले दिनों में चौधरी निसार साहब क्या करेंगे। FIA भी नहीं घुस सकती अब ना FIA जा सकती है क्रिकेट बोर्ड में। क्रिकेट बोर्ड ने एक को उसको इसके गुड़ बना दिया कि तुम मान लो और यहाँ से तुम्हें बचा के निकाल लेंगे, वरना देख लो, सोच लो, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, उसने भी देखा मोहम्मद इरफान ने भी गलतियां कौन से माफी मांग ली और बचत हो गई, और उसको भी कुछ साइड पे पैसे वैसे दे दिए होंगे, माफी मांग लो और ये पैसे पकड़ के घर जाओ। अच्छा, लेकिन नजम सेठी साहब जो है, क्रिकेट बोर्ड, उस मुल्क का सिक्योरिटी तब्दील किस तरह हुई है, वो नजम सेठी साहब बता रहे हैं कि फौज और मुल्क आगे कैसे जाएगा। ये जरा सुनिए। मैं इनको ऐसा तस्दीक़दार नहीं, लेकिन अभी हाल ही में मुराद अली शाह साहब ने क्या कहा था कि अगर ये ना हुआ वो ना हुआ तो पील से पैक योर बैग्स। 2 इश्यूज थे ना, एक मिलिट्री कोर्ट्स का इश्यू था और एक इश्यू था 147 का। हर तीसरे दिन कहते हैं 3 महीने से ज्यादा एक्सटेंशन नहीं देंगे। एक तलवार लेके बैठे हुए ना, बिकॉज वो अगर वो विड्रॉ कर लेते हैं पास, तो आर्मी एंड रेंजर्स कांट एक्ट इन दैट प्रोविंस। सो डील अगर कोई हुई है तो नवाज शरीफ ने ऑन बिहाफ ऑफ द रियासत के इदारे डील की है। उसमें डील का जो जरदारी साहब को क्या मिला है, वो ये मिला है कि मिलिट्री कोर्ट्स मिल गए रियासत के इदारों को, और 147 बरकरार है। और उस तरफ क्या मिला है, बेल मिल गई है अयान अली, और आगे इस किस्म की करप्शन को टेररिज्म के साथ लिंक करना नॉट बी अलाउड। ये जो लेन देन हुई है ना, लेन देन में रियासत के इदारे जो हैं, वो मैं समझता हूँ कि इन देयर एंथुसियाज्म जो वॉर ऑन टेरर बहुत आगे निकल गए थे, और उस वॉर ऑन टेरर के साथ जब सियासतदानों को उसके साथ लिंक किया तो बहुत फ्रिक्शन क्रिएट हो गई थी कि वो जिस लेवल पे फ्रिक्शन चली गई, जिसकी फाइनल कंक्लूजन धरने शुरू हो गए थे और एक्सटेंशनों की डिमांड शुरू हो गई थी। कियानी साहब के जमाने में भी और रहील शरीफ साहब के भी जमाने में भी फ्रिक्शन इस लेवल पे पहुंच गई थी कि उसके 2 पहलू थे। एक जाती पहलू था ऑफ गेटिंग एक्सटेंशंस, और एक दूसरा पहलू था टू कीप द सिविलियंस इन ऑर्डर इन लाइन इन द नेशनल इंटरेस्ट। द करंट आर्मी मिलिट्री डिस्पेंसेशन, उन्हें इस बात का एहसास है कि ये फ्रिक्शन के साथ मसले हल नहीं होते। मैं समझता हूँ कि ये पासिंग थ्रू वेरी क्रिटिकल स्टेज। वो जो कियानी और रहील शरीफ साहब की जो पॉलिसीज थी जिसकी वजह से फ्रिक्शन बढ़ गई थी सिविल मिलिट्री में, मैं समझता हूँ कि द करंट मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन वांट्स टू गेट ऑन। दे नो उनका फोकस क्या है, दे वांट टू गेट ऑन विद द फोकस, दे डोंट वांट टू बी डाइवर्टेड। उनको इस बात का एहसास हो गया है कि दिस टेररिज्म इज existentially a crisis, and they also realize that the western border and the eastern border needs to be stitched up, and these are very core issues. और issue of democracy जिसके अंदर corruption is built in up to a point, शायद this is not the right time to focus on it in the same intensity जिससे पहले हो रही थी फोकस, जिसके नताइज पॉजिटिव नहीं निकले। तो वो सबक तो बंदा सीखता है ना, अपने जज्बे के अंदर बंदा बहुत करने की कोशिश करता है अच्छाई, मगर कभी कभी वो रिबाउंड कर जाती है। जो आपके नताइज आप जो चाह रहे होते हैं वो आपको नहीं मिलते, उसके नेगेटिव नताइज मिल जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ी रियलिस्टिक और मैच्योर पॉलिसीज अब फॉलो हो रही हैं।
जी डॉक्टर साहब। एक तो ये बंदा मेरी समझ मतलब सेठी साहब से मुलाकात भी रहती है घर पे भी, अब यकीन करें ये बंदा जो है इस समझ से बाहर है। ये मुझे ये समझा रहे हैं और कौम को ये बता रहे हैं कि उधर से मुराद अली शाह जो हैं वो चूंकि रेंजर्स पे तलवार लेके खड़े हुए थे, मतलब मुराद अली शाह साहब बेचारे, यानी बेचारे मुराद अली शाह साहब, ठीक है ना, वो रेंजर्स पे तलवार लेके खड़े हुए थे। लोग तो कहते पैक योर बैग्स, इस तरह मुराद अली शाह डीजी रेंजर्स को, कोर कमांडर को, पैक योर बैग्स, उठा के यहाँ से तो मैं भेज दूंगा। और डील क्या हुई है बकौल नजम, अच्छा नजम सेठी साहब को मैं, क्योंकि हुकूमती होता है ना, सरकारी होता है, तो आप गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन भी तो है ना, क्रिकेट के भी हैं, गवर्नमेंट के भी हैं, तज्जिए भी थे, तो गवर्नमेंट यानी वो, और उसमें तय हुआ लेन देन ये हुई है रियासती अदारों के ब्याह पे। आप जरा अंदाजा लगे, यानी फौज के ब्याह पे नजम सेठी साहब बयान कर रहे हैं कि डील ये हुई है कि तुम हमें मिलिट्री कोड्स दे दो, यानी आप जरा अंदाजा लगाएं कि क्या कहते हैं ना, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी के शोरबे, तुम हमें मिलिट्री कोड्स दे दो और उसके बदले में हम करप्शन सारी भूल जाएंगे। ये नजम सेठी साहब जो हैं ये कहते हैं ना, आदमी बात करता है, ये मुझे नहीं पता कि ये मौसूफ जो है इनको, ये जब आगे बढ़ेगा क्रिकेट का स्कैंडल, इसने आगे तो जाना है, देखिए ना ये खुद फंस रहे हैं। वो कहते हैं ना वो इसमें बहुत बड़े नाम है। वो महफिल में बैठे हुए थे ना बहुत सारे, वो कहते हैं ना कि जो चोर होगा उसकी दाढ़ी में तिनका होगा, तो एक आदमी ने दाढ़ी खुजा ली अपनी, वही पकड़ा गया, ये वहीं से मुहावरा निकला ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। अब मसला ये है कि करप्शन से दहशतगर्दी को अलग कर लो, करप्शन से ये नजम सेठी फरमा रहे हैं। रियासती इदारों ने तय कर लिया, और एक्सटेंशन कियानी साहब एक्सटेंशन राही चले कियानी डॉक्ट्रिन, ये डॉक्ट्रिन वो डॉक्ट्रिन और नई डॉक्ट्रिन, अच्छा इनको तो साइड करके ना इररिलेवेंट लोग हैं। अच्छा अब आप आ जाएं कि ये जो आईएसपीआर का प्रेस रिलीज आ जाएगी, ये अपनी बयान करते हैं कहानी, और उसके बाद 25-30 जो धबड़धूद हो जाती हैं हर तरफ से चीजें, तो उसके बाद ये फिर निकल के आते हैं सामने। अब मामला ये है कि ये आई वॉश है, जिसको कहते हैं ना शराब, ये सारा शराब है, ये सारा कहते हैं ना नजर का धोखा, सब नजर का धोखा। और ये बिल्कुल वैसे नजर का धोखा है जब डॉक्टर आसिम हुसैन भेज रहे थे डेफेमेशन लेटर पे लेटर भेजे जा रहे थे, मेरी तौहीन कर दी है 1-1 अरब का, और मैं उनका नाम लेना मैंने बंद कर दिया था। वो आजाद थे और मैंने उनको ऑर्थोपेडिक के वो चूंकि सर्जन है, इसलिए मैंने उनको हड्डी वाला डॉक्टर उस सेंस में कहना शुरू किया था। लेकिन उनकी गिरफ्तारी और मेरे नाम लेने के दरमियान में कई महीने थे जी। अब बात यह है कि ये मामला इतनी तेजी से, पहले उतनी तेजी नहीं थी जितनी अब तेजी है। और देखें ऑपरेशन में एक बात ध्यान में रखें, ये ऑपरेशन धबरदूस बाकी सारे ऑपरेशंस की तरह, जितने भी इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं, ये मैं वो डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं कह रहा, ये ऑपरेशन धबरदूस है, दूसरी तरह का ऑपरेशन, ये पटाख, ये उठा, इसमें इसकी हर ऑपरेशन की एक सबसे बड़ी खूबी ये होती है, जो इसकी तो खास खूबी है ऑपरेशन धबरदूस की, कि इसमें सरप्राइज यानी जो अचानक वाला फैक्टर है, अचानक वाला फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हर ऑपरेशन में जी। कि आपने अचानक किसी चोर को कहां से पकड़ना है, अचानक किसी को कहां से दबोचना है। आसिम हुसैन बाहर से किसी कॉल पे आए थे, बाहर से उन्होंने कॉल करके कहा आ जाओ सब खैरियत में, आ जाए। वापस आए, इंटरव्यू करना शुरू किया, रात को पार्टी रखी हुई थी घर पे, और रात को दुबई जाना था, और यहाँ अमेरिकन एम्बेसडर से मिलकर, वो मैं पहले बयान कर चुका हूँ, वो चाहते थे कि मैं सदर बन जाऊं, यानी नवाज शरीफ साहब की यानी ममनून हुसैन की जगह वो सदर बनना चाह रहे थे, ठीक है। लेकिन उस वक्त कहीं इंडिकेशन ये आ गया था कि डॉक्टर आसिम हुसैन के लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं, और मैं अच्छे सेंस में इनको बता रहा था कि आप अपनी बेल करा लें, ये करा लें, वो करा लें। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने एक लेटर, दूसरा लेटर, तीसरा, चौथा, आपको पता है मुझे तौहीन, ये जो क्या होता है डेफेमेशन तौहीन का, आपको पता है बाबा लाडला ने भी भेजा हुआ है। बाबा लाडला जो मारा गया था ये गैंग वॉर में, उसने भी मुझे लेटर भेजा हुआ है कि तुमने हमारे सरदार की तौहीन किया, पता नहीं उर्दू में लिख के किसी वकील ने भेजा हुआ है, तुमने हमारे बाबा की तौहीन किया तो तुम 1 करोड़ रुपया दो, वरना ये हो पता नहीं क्या होगा। तो बात ये है कि ये सारे बाबा लाडले टाइप कैरेक्टर्स हैं। फर्क ये है कि ये वो हैं क्या कहते हैं माशी दहशतगर्द, वो गोलियां मारते थे, वो भी पैसा इकट्ठा करते थे। ये वो हैं जो जिन्होंने जो कहत में बच्चे मर गए, जो यानी जो हज के पैसे खा गए, जो जिन्होंने गैस, ये आपको पता है मुर्गी की कीमतें बढ़ गई अचानक, आपने चेक की है जी। ये हुक्मरान खानदान के पोल्ट्री फार्म्स हैं जी, पोल्ट्री फार्म्स हैं तो मुर्गियों की कीमतें बढ़ गई हैं। यानी ये किसी चीज को छोड़ने पे तैयार नहीं है।
अच्छा, अब बात यह है कि इन्होंने ये डील की कि इस्तिगासा अपील नहीं होगी, लेकिन वो इतने बेढंगे अंदाज में की। तेजी है ना सबको, तेज जल्दी करो, पैनामा का फैसला, पैनामा का फैसला। तो तेजी के साथ ही 3-4 दिन में, 5 दिन में वो, अच्छा इसमें हामिद सईद काज़मी का तो अलग रखे ना मामला, लेकिन यहां पर अच्छा अब मसला ये है कि डॉक्टर आसिम का भी तवील अरसे से चल रहा था और जाहिर है केस उसमें नैब, मसाइल खत्म नहीं होंगे। जो मैं डॉक्टर आसिम के लिए एक बात बार बार कहता हूँ ना कि मसाइल आगे खड़े हैं। शर्जील मेमन साहब का भी मसाइल खड़े हैं आगे, देखिए ना, मतलब ये नहीं कि वो कह अच्छा आज टीवी बैठ के एंकर फलाना ये बातें करते रहे वो शर्जील मेमन साहब। अब मैं कोई उससे तबसरा नहीं करूंगा, रिहा भी हो जाए तो मसाइल खड़े हैं। ईसीएल पे नाम है ना, आप देखें ना शर्जील मेमन का इशू देखें, शर्जील मेमन मुंह से निकल गए थे जी, वापस आए, गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन ईसीएल में नाम पड़ा हुआ है। आप देखिए ना, वापस आ गए और आने के बाद अरेस्ट नहीं हुए, लेकिन अब बाहर नहीं जा सकते। और ईसीएल में नाम डाला हुआ है चौधरी निसार ने, जो कह रहे हैं मेरे साथ मनाजरा कर लो, छोड़ूंगा नहीं जिंदा, मार दूंगा जान से। वो ईसीएल में नाम, देखे ना मुसीबत क्या हो, ये प्रॉब्लम हो गई है ना। ये नहीं समझे, ये नहीं उनकी गैर हाजिरी में नाम डाल दिया था। ये नहीं ऐसा ही है कि वो मंजूर काका आ जाए, तो मंजूर काका आ जाए और गिरफ्तार ना हो तो हम कहेंगे चले डील हो गई, लेकिन मंजूर काका बाहर कैसे भागेगा, वो किसी भी वक्त जमान तो कैसे। बिल्कुल। तो ये एनआरओ की एक कोशिश जो है वो बड़ी भोंडे अंदाज में इन्होंने की है। कल मैंने आपसे बताया था आपसे कि इस्टेब्लिशमेंट और मतलब नाम नहीं मैं ले रहा, किसी का भी नाम नहीं मैं ले रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो मौजूदा हुक्मरान हैं, नाम नहीं ले रहा मैं बिल्कुल भी, मौजूदा हुक्मरान और अस्करी क़यादत, उनके दरमियान एक फासला दोबारा पैदा हुआ है। और उसकी वजह यह है कि मौजूदा हुक्मरानों ने अपनी निजी महफिलों में एक बार फिर जिक्र शुरू कर दिया है राहिल शरीफ साहब का और मुशर्रफ। जब वो जिक्र कहते हैं ना, वो कल भी मैंने बात की थी, बोलो बेटी को सुनाओ बहू को, वो जिक्र करके आखिर में उन्होंने कहा इस तरह नहीं चलता, ये जिस तरह चलाना चाह रहे हैं ऐसे नहीं चलता। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि फौज की तरफ से कोई बात जाएगी अदालत तक। ये पंजाब पुलिस नहीं है, ना ये सिंध पुलिस है, ठीक है ना ये मतलब ये फौज जो है ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसी तरह से होगा जिस तरह 1998 में शायद ये होगा, ये पहले हुआ होगा तारीख में कभी जी। लेकिन फौज जो है वो अपनी अलग से, और आज बैठ के उनका कल एक बयान आया पहले जो कि हुसैन हक्कानी साहब के हवाले से था, जिसके ऊपर बारे अब देखें हुकूमत कुछ नहीं कर रही। अब चौधरी निसार साहब कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उन्होंने आगे कर दिया कि हम तो मानते हैं, अब आप कार्रवाई करें इसमें, ठीक है। और दूसरा, आज आर्मी चीफ का बयान आ रहा है, वो कह रहे हैं कि मुल्क पर किसी शख्स को या अदारे को फौकियत नहीं, पाकिस्तान के ऊपर किसी शख्स या अदारे को फौकियत नहीं, और नेशनल सिक्योरिटी पे कोई समझौता नहीं होगा। अब नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज कौन से हैं? दो ही तो इश्यूज हैं, एक डॉन लीग्स है, बाकी तो नेशनल सिक्योरिटी है ही सारी, लेकिन पब्लिक की नजर में डॉन लीग्स है और ये मेमो का मसला जो पाकिस्तान में उनके लोग बैठे हैं वो तो हुसैन हक्कानी को छोड़ दें, वो तो बाहर है। अब मसला ये है कि यहाँ आके फिर नेशनल सिक्योरिटी खड़ी होगी, जो मैंने कल भी बात की थी, वो एक बात कर रही है, ये कुछ और कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इसके अंदर जो अस्करी क़यादत ने सबक सीख लिया। ओहो, क्रिकेट देखे ना, हुसैन हक्कानी साहब है, इससे आधी, सॉरी हुसैन हक्कानी कह रहा हूँ, नंजन सेठी साहब है, यानी इससे कोई 1/4 बात भी मुशाहिदुल्लाह खान ने की थी, वजारत चली गई थी जी। जो मैंने कहा ना कि मैंने उस दिन भी कहा था ना कि चौधरी निसार ने कहा ना कि हम तहकीकात करें, तो मैं कहा चौधरी निसार साहब खुदा का वास्ता आप पकड़ सकते हैं, पकड़ के आप बात भी नहीं कर सकते। वो फिर ये हुआ कि दोनों मिलकर तहकीकात करेंगे क्रिकेट की, आखिर में हुआ कि एफआईए बिल्कुल गायब हो गई जी। अच्छा, अब प्रॉब्लम में कौन आ गया? इन सारी हरकतों की वजह से प्रॉब्लम ही नहीं, यानी लोगों की नजरें चलेंगी सुप्रीम कोर्ट पे। अगर जरदारी साहब कह रहे हैं, ऑपोजिशन में, सो कॉल्ड ऑपोजिशन में बैठी, वो कह रहे हैं कि नैब का चेयरमैन उसकी हिम्मत के मुझे हाथ लगाए, तो सोचें आप जरा कि अगर हुकूमत है तो वो नैब को किस तरह देख रही है, और वो एफआईए को किस तरह देख रही है। बड़े अदारे हैं, एफआईए को, नैब को, पुलिस को, वो किस तरह देख रहे हैं। अगर ऑपोजिशन में जरदारी साहब बैठे हुए कि नैब के चेयरमैन की क्या हिम्मत, और डरो उस वक्त से दोबारा मेरे पैरों में गिर के माफी मांगोगे, ये उन्होंने बात की चौधरी निसार के बारे में। पहले सैफुर रहमान साहब का ज़ाहिर जिक्र उन्होंने किया, और साथ ही उन्होंने कहा कि मौजूदा जो लोग बात कर रहे हैं, डरो उस वक्त से, जरदारी साहब ने कहा डरो उस वक्त से जब तुम मेरे पैरों में गिर के माफी मांगोगे। ये मैसेज उनका गया चौधरी साहब। ये अजीब जुमला है। मैं ये इस जुमले को, और वजीर आजम जो है, मैं सिर्फ एक लम्हा और लूंगा, मैं बात भूल ना जाऊं। मुझे ये समझ नहीं आया, अल्लाह ताला के 99 नाम है, मुझे नहीं पता वजीर आजम ने किस क्या बात की कि हम आपको आप भगवान कहते हो, हम अल्लाह कहते हैं। अल्लाह ताला के 99 नाम है, वकील, रहीम, करीम,
मतलब है कि अल्लाह ताला की ज़ात है उनके उसके, लेकिन उसमें मैंने कम से कम एक मुसलमान के तौर पे आज तक ही नहीं सुना कि उसमें भगवान का नाम कहीं हो। मतलब मैं इस पे कोई ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन आप यकीन करें मैंने जिस दिन से ये बात सुनी है ना कि हम जिसको अल्लाह कहते हैं तुम उसे भगवान कहते हो, मतलब भगवान देखें, मतलब भगवान तो बिल्कुल यानी ये हनुमान और ये कहां से आ गया करेक्ट, ये मैं इस पे कोई बात ही नहीं करना चाह रहा। मैं उस दिन से खामोश हूं कि मैं इसको उलमा पे छोड़ दूं, लेकिन आप यकीन करें कई लोगों से जिनसे मेरी बात हुई वो इस जुमले पे हिले हुए थे वजीर आजम के कि तुम जिसे भगवान कहते हो वही भगवान हमारा है, वही तुम्हारा। मैं हैरान था इस बात पे कि ये बात मुझसे ना गलती से निकली है उनके मुंह से, ये कैसे। देखिए ना, यानी हम ये तो कह सकते हैं कि जीसस को आप मानते हो तो हम भी हज़रत ईसा को मानते हैं, लेकिन वो कहें कि हम वो अल्लाह का बेटा है तो हम कहेंगे नहीं भाई एक मिनट माज़अल्लाह, ये कैसे। तो मतलब है कि वो बात किस अंदाज में कर गए कि भगवान अल्लाह। मैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद हम डिस्कशन जारी रखेंगे। पूरी कौम की तरफ से अपनी तरफ से अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करता हूँ क्योंकि हमारे हुक्मरां हैं, और आप ब्रेक लें और उसके बाद फिर बात आगे करते हैं कि एनआरओ होते होते कैसे रह गया और अभी क्या इम्कानात हैं कि कोई एनआरओ हो जाए। आप ब्रेक लें उसके बाद बात। जी बिल्कुल, नाज़रीन हमारे साथ रहिए। ब्रेक से आकर हम डिस्कस करेंगे क्या कोई पॉसिबिलिटी है कोई डील या एनआरओ की, और पैनामा केस का फैसला आने के बाद मुल्क इलेक्शन की तरफ जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उसमें हुकूमत पीपल्स पार्टी की क़यादत और इमरान खान साहब उनकी क्या पॉलिसीज हो सकती हैं, और दूसरा ये कि आपने कहा कि फैसला इररेलेवेंट भी हो सकता है। देखिए पीपल्स पार्टी के लोगों से भी बात होती है, लेकिन वो चूंकि वो थोड़ा सा डरते हैं कि उनकी क़यादत, हालांकि उनकी क़यादत से भी किसी न किसी अंदाज से जरदारी साहब से भी रब्ता रहता है बिलवास्ता तौर पर, बराह रास्त नहीं, और हुकूमत के लोगों से भी रहता है। लेकिन आज मेरी बड़े दिनों के बाद जो है वो एक बड़ी तफसीली गपशप हुई इमरान खान से जी, बड़ी ऑफ द रिकॉर्ड भी हुई, ऑन द रिकॉर्ड भी हुई। ऑफ द रिकॉर्ड ही अकेले बैठ के गप लगी काफी देर जी। अच्छा, वो तो इमरान खान का जो मैंने ज़हन रीड किया ना वो तो मैं भी बताता हूँ आपको थोड़ी देर में, लेकिन पहले मैं आपको बताऊं कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी की क़यादत क्या सोच रही है। पहली बात तो यह है कि क्लीन चिट तकरीबन वो कहते हैं कि नामुमकिन। अच्छा, क्लीन चिट अगर हो गई क्लीन चिट तो उसके नतीजे में फिर अफरा तफरी, क्योंकि रिमार्क्स और ये तो सारा कुछ। और इमरान से जब मैंने पूछा क्लीन चिट तो इमरान आगे दस पड़ा, उसने कहा क्लीन चिट के बाद मैं उसने जो कमेंट्स दिए वो याद देना नहीं चाह रहा जी। अच्छा, अब ज्यादा पॉसिबिलिटीज क्या हैं जो कि लोग बात कर रहे हैं, वो ये है कि कमीशन बन जाए। अच्छा, कमीशन अगर वजीर आजम अपनी जगह रहते, एक तो ये फैसला था ना कि वजीर आजम अपनी जगह रहते उन्हें कमीशन बन जाता, वो कसर नहीं छोड़ी नैब के चेयरमैन ने और जरदारी साहब की इस गुफ्तगू ने कि नैब के चेयरमैन की क्या मजाल के वो मेरे तरफ आंख उठा के देखे। तो यानी ऐसा बिल्कुल जैसे घर का एक नौकर नहीं होता खान सामा, उसको वो पोजीशन बना दी चेयरमैन नैब की। तो उस ऑप्शन की भी मतलब वो नहीं कैसे वो कह रहे हैं कि उसकी हिम्मत कि वो मुझसे वो जरदारी साहब सो करोड़ ऑपोजिशन में, वो कह रहे हैं उसकी हिम्मत मुझसे पूछे, यानी और मुसीबत बना दी कि वो अब यानी ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये पॉसिबल है ही नहीं लोगों की नजर में कि ये ऊपर लोग बैठे और नीचे कमीशन बने। तो गालिबन, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि खुद मियां साहब के जहन में भी नाम गर्दिश कर रहा है और वो ये कर रहा है कि मैं इसको किसी और को वज़ीर आज़म बना दूं मुतबादिल। लेकिन हाँ, यानी जब अगर मुझे गैर फाल किया जाए, डिस्क्वालीफाई नहीं, गैर फाल, यानी 45 दिन 40 दिन के लिए आप गैर फाल हो जाए, स्टेप डाउन यानी से हट जाए, लेकिन होता चूंकि किसी और को तो लाना है उस जगह अगर आप हमजा शहबाज को नहीं लाते, हमजा शहबाज एक रेडीमेड खानदान का एमएनए बैठा है, एमएनए है हमजा शहबाज जी, और हमजा शहबाज के साथ साथ दूसरे भी हैं, यानी एहसन इकबाल भी हैं, बाकी लोग भी हैं, लेकिन हमजा शहबाज तैयार बैठे हैं वहां, ठीक है। जो मरीम नवाज साहब है वो तो असेंबली में नहीं है, तो हमजा के ऊपर हाथ रखने को मियां साहब तैयार नहीं है, मियां साहब की फैमिली, क्योंकि फिर उसके साथ क्योंकि वजीर आजम वो चाहिए जो वजीर आजम जो मियां नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के दरमियान जो बात हो रही है, इसहाक डार साहब है ना बीच में जी, तो जो राब्ते और बाकी भी लोग हैं, वो जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि फैसला मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आ जाता है, वो अपने ओहदे से हटते हैं, तो वो फौरी तौर पे एक नया वजीर आजम चुन लें, इस एहसन इकबाल या कोई और शख्सियत, और फिर उसको फौरी तौर पे कहेंगे असेंबली तोड़ दो, और वो कहें खुर्शीद शाह के साथ मिलकर असेंबली तोड़ के निगरान सेटअप लिए, ठीक है, और जल्दी इलेक्शन का ऐलान कर दें। नवाज शरीफ साहब किसी को वजीर आजम, मतलब बहुत ही अजीब सिचुएशन है, तो वो
नहीं चाहते किसी को लंबा वजीर आजम, हफ्ता 10 दिन जाओ, छुट्टी करवाओ, असेंबलियों की लिखो खत और इलेक्शन में चले जाओ। तो क्या अब अर्ली इलेक्शन की नहीं, यहाँ बात ये हो रही है ना कि, लेकिन बात ये है कि ये सब ऐसे सकूत में खड़े हैं। इमरान खान ने भी, इमरान से मेरी बात हुई तो इमरान ने कहा कि ये फैसला, मैं फैसले का इंतजार इसलिए कर रहा हूं, तो मैंने कहा इमरान फेवर में आ गया, उसमें कमेंट जो थे इमरान के वो छोड़ दें आप। लेकिन इमरान मुस्कुराया। मैंने बहुत कम इमरान को इतना रिलैक्स देखा है बाय द वे। मैं आपको बताऊं, मैंने इमरान खान को इतना रिलैक्स्ड, यानी धरनों में, जलसों में, आज इमरान खान को मैंने मुकम्मल पुरसकून इमरान खान देखा और मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा ये इतना पुरसकून, फिर बातचीत हुई तो खैर मुझे आइडिया हुआ कि क्यों वो पुरसकून। उसने कहा कि देखो ये रिमार्क्स, ये सारी चीजें, ये सारे मामलात, सिक्योरिटी के ऊपर उसका बड़ा कंसर्न था इमरान का, यार ये सिक्योरिटी का नॉन लीक्स और बाकी सारी, लेकिन असल बात है कि रिलैक्स। पीटीआई के और भी दोस्त बैठे हुए वो रिलैक्स सारे। अच्छा, अब मसला ये है कि उनके पास वो तो देखिए ना, सारा चला गया अदालत पे। अदालत देखिए ना, पब्लिक देख रही है। अच्छा, पब्लिक इस्टेब्लिशमेंट, फौज ने अपने आप को मुकम्मल अलग कर लिया। और ये मैं आपको खबर बता रहा हूँ कि वजीर आजम थोड़ी सा खुश नहीं है इस बात पे। पंजाब पुलिस है ना, पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस, ये क्या मेरा आईजी, उसका आईजी, मेरा आर्मी, जो दौर गए, तो वो फौज की तरफ से कोई फेवर नहीं हुई। फौज बिल्कुल अलग है जी, ना फेवर ना एंटी। वो जज साहिबान जाने, उनके मुकदमा जाने, इधर से टुक टुक करके कोशिश हो रही है वजीर आजम साहब की तरफ से जजों को अप्रोच करने की, वो भी फेल हो गई कोशिशें, वो भी बुरी तरह से जबरदस्त हो गई। इन्होंने फैला दिया 3 है, 2 है, 1 है, फलाना दिमाग, वो टोटल जबरदस्त मामले जी, वो बात नहीं बनी। अच्छा, अब लेकिन मसला ये है, इनके जहन में ये है कि हम फौरी तौर पे असेंबली तोड़ के इलेक्शंस अनाउंस कर दें और जल्दी इलेक्शंस करवा लें। और रोना धोना, मार पीट, आसिम हुसैन, हाय हाय कहाँ थे हम, तो मतलब इतना रोए कि इस साल लोग ज़कात के पैसे भी इनको दें, लोग ज़कात के पैसे रमजान में इनको दे दें। मतलब ऐसे हो कि हम तो ये चर्चल होटल और ये दुबई की प्रॉपर्टियां और सरे पैलेस और ये ऑफशोर कंपनियां, इतना रोए लोगों के सामने कि एक तो पानी की किल्लत खत्म हो जाए, बिजली के डैम में चल पड़े, उसके रोए लोगों के सामने, धाड़े मार मार के हमें, और लोग इनको सदका खैरात दें, लोग कहेंगे अच्छा यार ये भी हमारी तरह के भिखारी थे, ये तो बिल्कुल ही, तो ये रोए धोए और इस चक्कर में ये बच बचा के निकल जाए, जिसके इम्कानात नहीं है। क्योंकि लोग अब इस ड्रामेबाजी से लोग अभी को समझ चुके हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने के बाद ही हुआ है कि जो चीजें पकड़ी जाती हैं। पीटीआई वाला भी कोई गलती करे ना, कल अलीम खान साहब से हुई ना, उन्होंने जो बात की सहाफियों के साथ जी, वो पकड़े गए, वो माफी मांग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो साफी कह रहे हैं ये करो वो करो, जर्नलिस्ट वो पकड़े गए। मीडिया में आप जहां लोग देख रहे हैं, सारा मैंने आपको बताया ना, वो रेंजर्स वाले शर्जील मेमन के आगे थे, और लोगों शुरू हो गए लोग सोशल मीडिया पे कि जिस रेंजर्स को पीछे होना चाहिए था शर्जील मेमन के, वो आगे कैसे पहुंच गए। वो रात को डीजी रेंजर ने क्लियर किया कि ये ट्रैफिक हटाने के लिए, मुझे नहीं पता कि रेंजर्स को ट्रैफिक हटाने का काम कब से दे दिया रेंजर्स ने, लेकिन अब रेंजर्स भी देखे ना, हर आदमी प्रेशर पे है कि भाई 1 मिनट हटो बचो, मैं इस गंद खाने से दूर रहूं। फौज ने अपने को डिस्टेंस कर लिया, कहीं शक भी ना जाए। जजेस के ऊपर सारा कि इन्होंने नीचे 4 दिनों में जो गड़बड़ करवाई है इस्तिगासे ने, वहां तो सुमोटो था, वहां तो इस्तिगासे का गेम ही नहीं था ना। सुप्रीम कोर्ट में तो इस्तिगासा ही नहीं था, वहां तो एक का वकील दूसरे का वकील ऐसे ही था ना, यानी जिसपे इल्जाम लगा हुआ है उनका वकील, यानी मुल्जिमान का वकील, सलमान अकरम राजा या जो भी लोग आ रहे थे सारे, और यहां से इनके वकील नईम बुखारी और बाकी। तो मसला ये कि वहां तो ये इस्तिगासे वगैरह का खेल ही नहीं था, वो तो सुमोटो था। लेकिन जहां इस्तिगासे के खेल थे नीचे सिंध हाई कोर्ट में या बाकी जगहों पे रेंजर्स और वो सारा, वहां पर वो कह रहे हैं कि करप्शन को दहशतगर्दी से आप ना जोड़ें। ओहो, यानी ये चाइना कटिंग और ये कराची के अंदर जो लूट मार और ये गैंग और पैसे और असलहा और ये सारा, करप्शन का कोई ताल्लुक नहीं है। यानी ये जो पाले हुए हैं मोटू गैंग और छोटू गैंग और गैंग वॉर और काना लूला लंगड़ा कराची में और पंजाब में पता नहीं कितने घुसे हुए हैं अभी, जहां तक यानी इस सेटअप के इन लोगों के बैठे हुए तो नहीं जा सकती रेंजर्स। फसाद ये तो प्रॉपर नहीं, तो फसादी तो खुले घूम रहे हैं। मैं माजरत के साथ, कौन से फसादी तो खुले घूम रहे हैं। मैंने उस दिन भी कहा था, मुझे मिले कोई ISPR के कोई लोग, मैं कहूंगा जरा चीफ साहब को जरा कुरान शरीफ पढ़ के बताएं कि ये वो शायद वो आए थे फसादी को ना, फसादी तो घूम रहे हैं, वो फसादी तो खुलेआम घूम रहे हैं गाड़ियों में। इनको ढूंढने कहां से, आप जंगलों के पीछे जाके ढूंढ रहे हैं, वहां पे छतों के पीछे, दीवारों के पीछे, कुओं के अंदर आप फसादी ढूंढ रहे हैं। फसादी तो सरेआम घूम रहे हैं। तो लेकिन ब्रेक ले लें, मैं क्यों कह रहा हूं
कि फैसला इररेलेवेंट हो सकता है जी, सुप्रीम कोर्ट इस पर बात करेंगे हम ब्रेक से आकर। जितना ताखीर से जो हो रहा है जी और वाकयात ये ना हो कि वो फैसला ही इररेलेवेंट हो जाए। आप ब्रेक लें फिर उसके बाद। जी बिल्कुल नाज़रीन हमारे साथ रहिए। ब्रेक से आकर हम डिस्कस करेंगे कि पैनामा केस का फैसला क्यों इररेलेवेंट हो सकता है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि एनआरओ की कोशिश नाकाम हुई। एनआरओ हो नहीं सकता मौजूदा हालात में। कोई एनआरओ कैसे, जरा सी भरक पड़ गई, मैंने आपसे कहा ना, ऐसे रेंजर्स की वो तस्वीर आ गई, उनको क्लैरिफाई करना पड़ गया। इस वक्त कोई अपने सर ये इल्जाम लेने को तैयार है कि उसने इन बदमाशियों को जरा सा बचने के लिए सपोर्ट की? सवाल ही पैदा नहीं होता जी। तो बात यह है कि ना कोई लेन देन, ना कोई मामला, भौंडे अंदाज में, भौंडे बहुत ही, और ये हुकूमत की तरफ से हुआ, लेकिन हुकूमत ने इस्तकासा ये विड्रॉ किया, वो किया, सारा कुछ करा के अजीब अंदाज में कर लिया। शजील मेमन साहब आ गए और अब जाहिर अदालतों को, कानून को फेस कर रहे हैं, लेकिन वो भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि मसले आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, नाम ईसीएल में पड़ा हुआ, आ गए वापस, तो अब आगे जो भी चलेगा मामला। क्यादत उनको बहुत ज्यादा ओन नहीं करती, ये बात मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, पीपल्स पार्टी जी। अच्छा, अब आ जाए आपके, मैं ये बात जो बार बार कह रहा हूँ, देखिए बात ये है कि एक जमाने में होते थे इश्तिहारी मुजरिम, अब हैं इश्तिहारी हुक्मरां। इन हुक्मरां इश्तिहारों में आते हैं ना, इंतहाई इज्जत के साथ हम ये कह सकते हैं ना कि सिर्फ इश्तिहारों में नजर आते हैं तो इश्तिहारी हुक्मरां हो गए। अच्छा, अब इश्तिहारी हुक्मरानों के पीछे जाना है, इश्तिहारी मुजरिमों को छोड़ के जी। और आप यकीन करें, बहुत से लोग कह रहे हैं कि एनआरओ हो गया, डील हो गई। अच्छा, मैं तो रिलैक्स बैठा हूं हंस रहा हूं, और मैं, आप यकीन करें कि इस पूरे तमाशे मुझे वाहिद अगर किसी बात का डर है, वो ये डर है कि ऐसे वाकयात उससे पहले ना हो। क्योंकि फैसला जो डिले हो रहा है ना, फैसला डिले हो रहा है, और ये सारी तवज्जो इस वक्त चली गई है। देखें, 2.5-3 महीने के बाद आसिम हुसैन साहब जरदारी से वापस आए और उनकी बेल हुई तिब्बी बुनियादों पे, यानी कि वो बीमार हैं। ये नहीं कि जुर्म साबित नहीं हुआ, ना, तिब्बी के बीमार हैं वो, और वो वाकई बीमार है, तिब्बी बुनियादों में निकला है। तो लेकिन वो तासुर ऐसा किया कि अदालतों के अंदर, और फिर वो आज एक दिन के लिए रुक गया, हालांकि वो अस्पताल में ही है, उधर ही सारा कुछ, मतलब उनकी फैसिलिटी जो एक जमाने में वो जरदारी साहब को करते रहे, वो इशू नहीं। जो ज्यादा प्रॉब्लम है ना पीपल्स पार्टी का, तो जो है सो है, ज्यादा जो प्रॉब्लम है इस वक्त वो है वो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए। क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब का जो एक पूरा का पूरा, आप देखें ना, एक तो खानदान का मसला, एक तो ये कि अगर फैसला उनके खिलाफ आता है कि हमजा शहबाज को बनाते हैं या नहीं बनाते, एक तो ये बहुत बड़ा मसला, इस वक्त बहुत बड़ा मसला, ये डिस्कस हो रहा है फैमिलीज के अंदर, प्रॉपर डिस्कस हो रहा है कि अगर वो हमजा शहबाज को छोड़ के वो एहसान इकबाल को बना देते हैं और आगे की क़यादत तैयार करते उनके जहन में है मरियम की, तो फिर एक बात खुल के सामने आ जाती है। तो अगर उनको अपनी जगह से हटाया जाता है तो फिर मेरा ख्याल है उन्हें हमजा शहबाज को बनाना चाहिए। यानी ये साबित करने के लिए कि जो इल्जाम मैं लगा रहा हूं वो गलत है, साबित करने के लिए उनको बनाना चाहिए हमजा शहबाज को, क्योंकि वो कौमी असेंबली के रुकन है वो भी। लेकिन वो ये शो करने के लिए कि मैं खानदानी मैं नहीं करता, वो किसी और को बना देंगे। लेकिन फिर मरीम नवाज का क्या बनेगा जो करेंगे, मुस्तकबिल की क़यादत करेंगी। तो एक फैमिली के अंदर भी बड़ी गड़बड़। दूसरी बात ये, एक कोई वाकया खुदा न खास्ता पेश आ गया, ये सब जबरदस्त हो जाएंगे सारे के सारे जो बैठे हुए ना। कोई वाकया पेश आ गया, नेशनल एक्शन प्लान, टेररिज्म, उधर आज रशियन गालिबन आए हैं, उन्होंने दौरा किया पूरा, ये जो हमारे इलाके साफ हुए हैं दहशतगर्दों से, ये कबायली इलाके सारे, वहां पे दुनिया बहुत तेज इवेंट्स हो रहे हैं। अब इसमें जो ताखीर हो रही है, इसमें चूंकि हुकूमत रोक के बैठ गई है अपना सारा काम धंधा और इश्तिहारी हुक्मरान बन गए, तो इसलिए अगर और वाकया बड़ा पेश आ गया, खुदा न खास्ता, तो ये फैसला इररेलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये फैसला आ गया जी, मैं एक बात, मुझे ये अर्ली इलेक्शन कैसे होगा मैं अभी तक नहीं जानता। जब इलेक्शन कमीशन गोशवारों पे कुछ नहीं कर सका और अभी तक खामोशी से देख रहा है कि सरकारी खजानों के ऊपर इलेक्शन की कैंपेन चल रही है, सरकारी खजाना, हुकूमत बैठी है ना, 2018 का वो प्लान अनाउंस करी 1.5 करोड़। पिछली हुकूमत, पीपल्स पार्टी वाले एक बात बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, इफ्तिखार चौधरी साहब ने इलेक्शन से पहले हुकूमत पे पाबंदी लगा दी थी कि वो फंड अनाउंस नहीं कर सकते। ये अनाउंस किए जा रहे हैं 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, सॉरी 20 करोड़, 2 करोड़ कहाँ, 20 करोड़, 50 करोड़, 150 करोड़, अच्छा इस तरह 2 करोड़ तो वैसे ही निकल लेते हैं। ये बात यह है कि ये अनाउंस किए जा रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन सोया हमारा पड़ा है। उसके बाद वो जो नैब है वो कह रहे हैं कि
पैरों में गिरेंगे, उसकी क्या मजाल। तो एक ऐसी सूरत हाल में कैसा इलेक्शन, ये इलेक्शन कैसे कह रहे फॉरेन इलेक्शन, वहां आके वो डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि एक दफा एक पत्ता हिले और पता चला हाउस ऑफ कार्ड पूरा का पूरा गिर गया। यानी एक दफा नवाज शरीफ साहब अपनी जगह से हिले, पहले नवाज शरीफ साहब देख चुके हैं ना, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं, सारे घरों पे हाउस अरेस्ट हो गए थे, सारे घरों पे हाउस अरेस्ट हो गए थे, 2-4 गए उधर, बाकी काफ में चले गए, बाकी कुछ इधर चले गए, उधर चले गए। जो मियां साहब के साथ रहे वो भी अपनी सेटिंगें करके बैठे रहे पीछे, सारे कारोबार फुल संभाले सबने, मैं नाम किसी से कर लूंगा फिर। तो बात यह है कि वो मियां नवाज शरीफ साहब अच्छी तरह जानते हैं। तो एक दफा एक कार्ड गिर गया तो उसके बाद बात तो आगे चलेगी ना। एक दफा मरीम नवाज आ गई जेर कफालत तो सवाल उठेगा आगे पीपल्स पार्टी की क्या, जो मैंने बात पहले की थी, और बाकी जमातों की कि एसेट्स गोशवारे सब दिखाओ, प्रॉपर्टीज दिखाओ, कहां से आए, कैसे वो एक दफा नैब हरकत में आ गई, मेगा करप्शन केसेस लाओ, ये लाओ वो लाओ, तो उसमें ये सब डरे हुए हैं। और फिर मैं पूछ रहा हूँ उनसे कि इलेक्शन अर्ली अनाउंस तो कर देंगे, अनाउंस करने में, ऐलान करने में और इलेक्शन होने में वो कहते हैं ना कप और लिप्स, होंठों के दरमियान बड़ा फासला होता है, ये कप पड़ा हुआ है और ये होंठ है, तो ये अनाउंस तो कर दिया आपने, चाय तो बना दी, पियेंगे, ये दरमियान का जो वक्फा होगा उससे ये सब परेशान है कि इलेक्शन पंजाब हमारा होगा, सिंध हमारा होगा, ये अनाउंस तो किए जा रहे हैं, ऐलान तो पब्लिक के लिए कर रहे हैं, लेकिन अंदर से इंतहाई डरे हुए हैं। चूंकि ये डरे हुए हैं इसलिए मुझे इमरान खान इलेक्शन नजर आ रहे थे आज। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मैं भी इसीलिए रिलैक्स हूँ, ये सब डरे। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन कल दोबारा मिलते हैं इसी वक्त नई खबरों के साथ, नई तजज़िये के साथ। महशर की तरफ से खुदा हाफिज़। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गुरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।